हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा। ये सही मायने में रक्षक भी हम हैं और हमने ही रक्षा की, ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही एक पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 26 नवंबर संविधान दिवस। संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लगातार बढ़ता अविश्वास और प्रक्रियाओं को लेकर उठते सवाल। कोई संस्था इस वक्त नजर नहीं आती जिस पर पहले की तरह भरोसा किया जा सके। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर यात्रा निकालेगी। कांग्रेस ने विपक्षी दलों से भी साथ आने का आह्वान किया है। हम इस वीडियो में केवल इसी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सवालों की भी बात करेंगे जिनके सहारे कहा जाता है कि संविधान आज खतरे में है, संवैधानिक प्रक्रियाओं को खतरा है, व्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं। इस समय की चुनौती को समझिए। एक बड़े चैनल की मालकिन कहती हैं, चैनल विपक्ष का काम नहीं करेगा। चीफ जस्टिस के पद से रिटायर DY चंद्रचूड़ कह रहे हैं, न्यायपालिका विपक्ष का काम नहीं कर सकती। नोट नहीं किया आपने, सबकी भाषा एक समान होती जा रही है। तो क्या बिना मीडिया और बिना न्यायपालिका के विपक्ष अपना रोल निभा सकता है? बिना न्यायपालिका के मीडिया अपना रोल निभा सकता है? क्या मीडिया और विपक्ष के रोल की कल्पना शून्य में की गई है? कोई इन सवालों को नहीं उठाता है। फिर जनता कहां जाएगी? क्या जनता जब विपक्ष की भूमिका में आएगी तब सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रह जाती है? न्यायपालिका की क्या भूमिका रह जाती है? क्या न्यायपालिका को यह कहने की छूट है कि वह विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती? तो अगर वह विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती तो फिर सरकार की कार्रवाइयों पर कैसे नजर रखेगी? लेकिन शुरुआत इस सवाल के साथ कि संसद के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण क्यों नहीं हुआ। आप कह सकते हैं उनका कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट में पहले से तय था, इसके पूर्व भी वे इसी दिवस पर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। लेकिन क्या यही कारण रहा होगा? क्या इसलिए संसद में प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हुआ कि विपक्ष भी मांग करता कि उनके बाद नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने का मौका दिया जाए? 2021 में संविधान दिवस के मौके पर संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री ने भी भाषण दिया था। पहले राष्ट्रपति का भाषण हुआ और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन मीडिया में खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी संविधान दिवस के मौके पर संसद में नहीं बोल रहे हैं। यह खबर थोड़ी खटक गई। इसमें लिखा है कि विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा कि नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने का मौका दिया जाए। अब चूंकि नेता प्रतिपक्ष का औपचारिक पद है, अगर प्रधानमंत्री बोलते तो इसकी मांग होती कि उन्हें भी बोलने दिया जाए, और मना किया जाता तो कहा जाता बोलने नहीं दिया गया, यह कैसा संविधान दिवस है, बहिष्कार हो जाता। तो क्या इसका रास्ता यह निकाला गया कि प्रधानमंत्री भी ना बोलें, केवल राष्ट्रपति का भाषण हो? वैसे प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होता और उसके ठीक बाद राहुल गांधी का भाषण होता तो कितना सुंदर दृश्य बनता। संविधान को लेकर दो अलग अलग नजरिए आपके सामने आते। राहुल गांधी अपने भाषण में क्या कहते? क्या इसकी कल्पना से सत्ता पक्ष सिहर गया होगा? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दोनों नेता एक दूसरे के बाद भाषण दें? या लोकतंत्र है, इसी की तो दिन रात आप कस्में खाते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के कितने फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा है और कितने फैसलों की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी गई है, जिन पर फैसले का इंतजार है? 2016 में मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आ गई। इस योजना के लिए नया कानून बनाया गया और पुराने चले आ रहे एक कानून में संशोधन कर दिया गया। दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक पाया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी इस पर अफसोस जताया कि उनके पास प्रचंड बहुमत थी और उन्होंने इसके इस्तेमाल से एक असंवैधानिक काम किया? 2024 की फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में फैसला सुनाया और पाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करती है। इसके तहत कुछ संशोधन किए गए, वे भी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। अदालत ने कहा कि यह योजना पूरी तरह से मनमानी है। यही एक फैसला नहीं है मोदी सरकार का जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक पाया है। हम इस वीडियो में आपको साईं बाबा की भी याद दिलाना चाहते हैं, जिन्हें मोदी राज में जेल में डाला गया, बिना किसी सबूत के लगभग 10 साल जेल में रहे और बाद में उन्हें बेकसूर पाते हुए बरी किया गया। संविधान की कसमें खाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी इन बातों का जिक्र नहीं करते। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने साईं बाबा के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी? नहीं लड़ी थी। उन्होंने तो बेकसूर साबित होने पर भी बधाई नहीं दी, हौसला नहीं बढ़ाया और ना इस बात की चिंता जताई कि वे जिस सिस्टम का नेतृत्व करते हैं, उनके नेतृत्व में जो जांच एजेंसियां काम करती हैं, वो कितनी क्रूर हो गई हैं। किसी बेकसूर को 10 साल तक बिना सबूत जेल में डाल देती हैं और ये 10 साल तो मोदी सरकार के ही रहे।
जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उनके रहते संविधान को कोई नहीं छू सकता, बदल नहीं सकता, तो संविधान की रक्षा को लेकर उनकी जो भी कल्पना है, क्या उसमें साईं बाबा के साथ हुए अन्याय की कोई जगह है? नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने आज पार्लियामेंट हाउस में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। क्या आपको याद है नई संसद भवन में एक घटना हुई 2023 में? उसे आतंकी हमला बताया गया, लेकिन क्या वो आतंकी हमला ही था? क्या आप जानते हैं कि उस केस का क्या हुआ? जो गिरफ्तार हुए उनके पीछे कोई साजिश पकड़ी गई या नहीं? कितनी ही खबरें आपकी आंखों के सामने से गुजरी, लेकिन क्या हुआ किसी को पता नहीं। भारत का मीडिया गुलाम नहीं होता तो आज संविधान दिवस के मौके पर इन्हीं बातों की याद दिलाई जा रही होती। जिस देश में गोदी मीडिया का अस्तित्व हो, उस देश को कैसे पता कि संविधान की रक्षा कौन कर रहा है और इसे कमजोर कौन कर रहा है? मुजफ्फरनगर के मीरापुर में दो औरतें पुलिस की पिस्तौल के सामने अड़ जाती हैं कि वोट देने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो वोट देने जाएंगी। क्या देश के प्रधानमंत्री ने, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, क्या भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन दो महिला मतदाताओं के साहस को बधाई दी, सराहना की? चुनाव में किसी तरह का भय ना हो, प्रलोभन ना हो, इसकी जवाबदेही चुनाव आयोग की होती है। आयोग ने इस पिस्तौल के भय को दूर करने के लिए क्या किया? जो भी किया इन दो महिलाओं ने किया। इस वीडियो में ये औरतें संविधान की रक्षा कर रही हैं, इतना पूछकर कि गोली नहीं चला सकते, गोली चलाने के आदेश नहीं है, हम वोट डालने जाएंगे। मैं यहाँ जब संविधान दिवस की बात चल रही है तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने और विशेष करके एक पार्टी ने संविधान की मूल स्पिरिट, आत्मा पर एक बार नहीं अनेकों बार चोट पहुंचाने की कोशिश की और इस संविधान को तोड़ने का भी प्रयास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये क्योंकि जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो सिर्फ खुशी नहीं मनाते हैं, हमको चैलेंजेस भी समझने चाहिए कि हमारे इस संविधान के इंटरप्रिटेशन को तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से रख करके किस तरीके से एक कुत्सित प्रयास हुआ है ताकि वह अपने स्वार्थों की सिद्धि कर सके और संविधान के मूल आत्मा पर भी आघात पहुंचा सके, इस बात का भी प्रयास हुआ है। और इसीलिए 2 वर्षों तक आपातकाल लगा रहा और आपातकाल में हम सबको मालूम है कि आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, आर्टिकल 19, 21 और 22 ये इसको बंदी बनाया गया, एक तरीके से इसको लागू नहीं होने दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं रही। 1,76,000 से ज्यादा लोग नीसा और डीआईआर में बंद हुए। 1,36,000 के आसपास, 1,36,000 के आसपास लोग। और हम ये कह सकते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए 75,000 से ज्यादा लोग हमारी विचारधारा के थे, जिन्होंने अपने आप को बंदी बनाया, 2 साल जेल में रहे और कोई पता नहीं था उस समय कि हम जेल से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, आजादी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन वो लड़ाई लड़ी गई और संविधान के रक्षक के रूप में हम सब लोग जब यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम संविधान दिवस और यही नहीं मना रहे हैं, देश के हर जिले में मना रहे हैं, हर जिले कार्यालय में मना रहे हैं, तो उसके सही मायने में रक्षक भी हम हैं और हमने ही रक्षा की, ये बात हमको ध्यान में। स्वीडन की एक संस्था है वी-डेम। इसकी 2018 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत का दर्जा लोकतंत्र से घटाकर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कर दिया गया। मार्च 2024 की रिपोर्ट में तो भारत का दर्जा और घटा दिया गया। पिछली लोकसभा में संसद के दोनों सदनों से 100 से अधिक सांसद निलंबित किए गए, 140 के आसपास। ऐसा कभी नहीं हुआ। एक सांसद को सदन में बीजेपी के सांसद ने गालियां दी, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। अदानी की तस्वीर दिखाने पर और अदानी का नाम लेने पर सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाता है। इस पर कस्में खाई जाती हैं कि संविधान का पालन हो रहा है, हम रक्षा करने में लगे हैं। अगर चर्चा कराने की मांग की जाए और अदानी का नाम ले लिया जाए तो क्या उसे कार्यवाही से निकाल देना चाहिए? हमने तो 267 के तहत अदानी का मुद्दा उठाया था। अदानी समूह पर करप्शन, ब्राइबरी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के गंभीर आरोप हैं। उसके बारे में हम सदन के सामने रखना चाहते थे और 2030 करोड़ के नजदीक रिश्वत दी गई। जनता के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए दिया गया। इसके बारे में हम उनको, चेयरमैन साहब को भी समझाना चाहते थे और पार्लियामेंट के में जो भी उनके मंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी अगर आते तो ठीक था, उनको हम ये मुद्दे उनके सामने रखने वाले थे। लेकिन उनके इस रिश्वत का रिकॉर्ड भी अदानी ग्रुप के जो
चेयरमैन है, सीईओज है, उन्होंने तो इसका रिकॉर्ड भी रखा है, किसको किस रेट पर पैसे दिए गए और कितने पैसे दिए गए, इसका सब रिकॉर्ड उनके पास वहां पर अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने ये सीज कर लिया है, उनके पास ये रिकॉर्ड है। और इससे पहले भी अदानी ग्रुप के लोग स्टॉक हेराफेरी भी और अकाउंटिंग फ्रॉड और ओवर इन्वॉल्विंग और सेल कंपनीज, इनका भी इस्तेमाल स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेशन किया गया है, ये आरोप भी उसमें है। फिर जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां वहां इस समूह के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये बताना चाहूंगा मैं, बहुत लंबा लिस्ट है कि जिस जिस जगह मोदी जी ने गए हैं उस जगह कौन से कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले हैं, ये भी मैं बता सकता हूँ। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसको डिस्पैशनेटली हाउस में डिस्कशन हो, इसीलिए हमने 267 के तहत आज के जो भी ये है बिजनेस है उसको आप पोस्टपोन करो और सिर्फ इसके ऊपर चर्चा ले लो, क्योंकि आप देखेंगे कल पेपरों में, मीडिया में भर भर के आ रहा है जो चीज देश का नुकसान हो रहा है और जिसमें डायरेक्टली जो दुनिया का भरोसा हम पे उड़ रहा है, तो उस वक्त हम ये चीजें हाउस में लाना जरूरी है। देश को बचाने के लिए हमने ये मुद्दा उठाया था। दुनिया भर में अदानी को लेकर खबरें छप रही हैं। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी कह रही है वो आगे और निवेश नहीं करेगी। हर अखबार में यह खबर छपती है। कारण आप जानते हैं क्या? कॉर्पोरेट का भ्रष्टाचार संविधान और संसद के दायरे से बाहर आता है। टोटल एनर्जीज फ्रांस की ऊर्जा क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है। इसने कहा जब तक अमेरिका में कंपनी के खिलाफ आरोपों और उनके नतीजे स्पष्ट नहीं हो जाते तब तक वो अदानी समूह के साथ अपनी साझेदारी के तहत कोई नया वित्तीय योगदान नहीं करेगी। टोटल एनर्जीज अदानी ग्रीन कंपनी में लगभग 20% की हिस्सेदार है। इस निर्णय से लगभग एक हफ्ता पहले केन्या ने अमेरिकी अभियोग के चलते अदानी समूह को नैरोबी में देश के मुख्य हवाई अड्डे का नियंत्रण सौंपने के समझौते को रद्द करने का आदेश दिया। अदानी ने सभी आरोपों का खंडन किया, कहा कि उसकी 11 पब्लिक कंपनियों में से एक भी अमेरिकी कानून के अंतर्गत नहीं आती, ना ही किसी कंपनी के खिलाफ किसी तरह की गलत कार्रवाई का कोई आरोप है। अमेरिकी अभियोग के चलते रेटिंग एजेंसी फिच ने अदानी समूह के कुछ बॉन्ड को संभावित डाउनग्रेड के लिए निगरानी में रखा है। ये सब खबरें छपी हैं। सवाल है संसद में अदानी को लेकर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? नेता प्रतिपक्ष जब भी नाम लेते हैं तो क्यों उनका नाम कार्यवाही से हटाया जाता है? संसद की संयुक्त समिति का प्रावधान फिर किस लिए है? क्यों नहीं जेपीसी की मांग मानी जाती है? संसद के भीतर विपक्ष के सांसदों ने कितनी बार कहा जब वे बोलते हैं कैमरा हट जाता है? क्या ये सारी चिंताएं संविधान दिवस के किसी भी अच्छे भाषण से बाहर की जा सकती हैं? हम इस वीडियो में मोदी सरकार की अदालत में साबित हो चुके असंवैधानिक फैसलों की याद दिला रहे हैं। संविधान को खतरा अक्सर उनसे होता है जो सरकार में होते हैं। संविधान को बदलने या नष्ट करने की सबसे ज्यादा क्षमता उन्हीं में होती है जिनके हाथ में सत्ता होती है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हैं कि चुनाव के बाद संसद का इस्तेमाल कर, सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया और देश को फांसीवाद की सुरंग में धकेल दिया गया। फांसीवाद रात 12 बजे के बाद चुपके से नहीं आता, जनता के समर्थन से दिन दहाड़े भी आ जाता है, नाश्ते के वक्त भी आ जाता है और नहाते वक्त भी आ जाता है। फांसीवाद का कोई एक यूनिफॉर्म नहीं है, इसके 1000 रूप हैं और लाखों कपड़े, कुछ भी पहनकर आ सकता है। जनता के भीतर अगर किसी समुदाय के खिलाफ धर्म या नस्ल के आधार पर नफरत ठूंस दी जाए तो वह उसे सबक सिखाने के नाम पर अपने ही संविधान और लोकतंत्र को कुचल सकती है। ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है और अब भी होता जा रहा है। संविधान को खतरा देश की अदालत से भी हो सकता है, जिसका काम है उसकी रक्षा करना। कई बार अदालतों से चूक भी होती है और कई बार अदालतें ही बचा लेती हैं। मोदी सरकार के दौर में लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों को लेकर इस तरह की बहस सुप्रीम कोर्ट के भीतर हो चुकी है और बाहर भी। आपको याद होगा मार्च 2023 में गुजरात के स्थानीय अदालत से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है। 2 साल की सजा मिलने पर सांसद की सांसदी चली गई। उसके बाद 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। सजा मिलने के अगले दिन राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय से नोटिस मिल जाता है। गुजरात हाईकोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को सही कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2 अदालतों के फैसले को रद्द कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाने के पीछे पर्याप्त कारण नहीं दिए। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने
स्थानीय अदालत के इस फैसले पर स्टे लगा दिया और अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट द्वारा 2 साल की अधिकतम सजा क्यों दी गई, इसका कारण नहीं बताया गया। यही कारण है कि केवल इसी आधार पर जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 8(3) के तहत उनकी सदस्यता चली गई। अगर 1 दिन कम की सजा दी गई होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। बेंच ने यह भी कहा था कि राहुल की सदस्यता का चला जाना केवल उन्हें ही प्रभावित नहीं करता, मगर उन लोगों के अधिकारों को भी प्रभावित करता है जिनका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी संसद में करते हैं। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने इस फैसले का स्वागत किया था? बाद में गृहमंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में याचिकाकर्ता का स्वागत किया। अमित शाह ने मोदी समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले पूर्णेश मोदी का धन्यवाद किया। अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया था, लेकिन जश्न मनाया जा रहा था। अमित शाह के लिए एक सांसद का संवैधानिक अधिकार पीछे चला जाता है और किसी नेता का अपमान बहुत बड़ा हो जाता है। पूर्णेश भाई ने एक लड़ाई लड़ी है, बड़ी मजबूती से लड़ी है। हर समाज को व्यक्ति का अगर कोई अपमान करता है तो ये छोटी बात है, परंतु समाज का और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो वो समाज का अपमान होता है, समग्र देश का अपमान होता है। और पूर्णेश भाई ने लड़ाई को बहुत खंत से, सटीक तरीके से और परिणाम लक्षी तरीके से लड़ा है, विजयी भी हुए हैं। मैं आप सभी को और पूर्णेश भाई को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि समाज के सम्मान की लड़ाई को आप लोग लड़े हो और हम सब, पूरा देश आपके साथ है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मिलने का मौका दिया। विशेषकर पूर्णेश भाई और सोम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन 2023 में इनकी सदस्यता चली गई थी और कोर्ट ने बचा ली। इसका मतलब है संविधान लागू है या नहीं, इसे लेकर हर समय चौकस रहना पड़ता है, अपने अधिकारों पर नजर रखनी पड़ती है। कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है, कोई लड़ते हुए इसे बचा सकता है। मोदी सरकार कभी नहीं मानेगी कि उसने असंवैधानिक फैसले लिए, लेकिन लिए तो थे। कोर्ट ने कहा है एक और फैसले पर इसी आधार पर रोक लगाई कि इसमें संविधान के आर्टिकल का उल्लंघन है। मोदी सरकार ने आईटी एक्ट के लिए नियम बनाए, संशोधन किए। इन नियमों के तहत सरकार को फर्जी जानकारी के नाम पर किसी खबर को दबाने का अधिकार मिल रहा था। इन नियमों को कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई हुई और कोर्ट ने नियमों को असंवैधानिक माना। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल चंदुरकर ने अपने फैसले में कहा था कि मैं ये मानता हूं कि आईटी एक्ट के ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है। और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। बिल्किस बानो के केस में हत्या और बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए अपराधियों को समय से पहले रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई को निरस्त कर दी, वापस जेल भेजा। इन उदाहरणों से आपको यही समझना है, जब भी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वे संविधान की रक्षा करते हैं, तो बस पूछ लेना है कि असंवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून क्यों बनाया, असंवैधानिक तरीके से आईटी एक्ट के नियम क्यों बनाए गए। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद वोटिंग की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय से यह सवाल उठ रहा है, जितने वोट पड़े और जितने गिने गए, दोनों के बीच कभी इतना अंतर नहीं देखा गया। दूसरा सवाल, मतदान खत्म हो जाने के बाद वोटों के प्रतिशत में भी इतना उछाल नहीं आया, मगर अब आने लगा है। इन प्रश्नों का आज तक विश्वसनीय तरीके से जवाब नहीं दिया गया। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रख दो, या शाह के घर में रख दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो, और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी की तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये बैलेट पेपर हमको चाहिए। क्या आप बिना ठोस जानकारी के दावा कर सकते हैं कि संविधान का पालन हो रहा है? संविधान का पालन कोई एक थाली में रखकर नहीं किया जाता, देखना पड़ता है इसके अलग अलग प्रावधान किस तरह से अलग अलग जगहों पर लागू हो रहे हैं और उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने, गृहमंत्री ने अवैध रूप से गिरफ्तार करने को लेकर ईडी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों के खिलाफ क्या कभी कोई कार्रवाई की?
एक संपादक को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। क्या उनके हक की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी लड़ रहे थे? जवाब है, कभी नहीं लड़ रहे थे। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंचे तो संविधान के किताब के आगे माथा टेका। इस रस्म को निभाने के बाद भी संविधान को लेकर उनसे ही सवाल पूछे जाने चाहिए। जब भी कोई कहे उनके रहते कोई संविधान बदलने की नहीं सोच सकता, उन्हें बताना चाहिए कि उनके ही नेतृत्व में उनकी सरकार ने ऐसे कानून क्यों बनाए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, रद्द कर दिया। संविधान के बचे होने की गारंटी अगर कोई नेता अपने नाम से देने लग जाए कि मेरे होते कोई नहीं बदल सकता, तब दरअसल संविधान को खतरा यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे संविधान का अस्तित्व उस एक नेता की मर्जी पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के इस्तेमाल को असंवैधानिक बताया। आप सभी जानते हैं कि बुलडोजर किस पार्टी के नेता का राजनीतिक प्रतीक बन चुका है। कौन सी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह के साथ साथ चुनाव प्रचार में बुलडोजर घुमाती है? योगी आदित्यनाथ की पहचान से जुड़ा है यह बुलडोजर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। अब आप ही बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बुलडोजर के इस्तेमाल की तारीफ कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का पर्याय बता रहे हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट इसके इस्तेमाल के तरीकों को असंवैधानिक कह रहा है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी देरी से व्यवस्था दी, लेकिन कहा तो सही कि किसी का दोष साबित होने से पहले अतिक्रमण के नाम पर उसका घर नहीं गिरा सकते, और किसी का घर गिरा देने का मतलब है पूरे परिवार को सजा देना, जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। तो यह उल्लंघन कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी की सरकारें कर रही थी। क्या राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इन बातों का जिक्र किया कि हम बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे थे? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक पाया, हमें असंवैधानिक तरीकों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। क्या उनके भाषण में इन बातों का जिक्र था? मणिपुर की हालत को आप संविधान के किस प्रावधान के हिसाब से सही ठहरा सकते हैं? क्या राष्ट्रपति ने मणिपुर का जिक्र किया? देश का एक राज्य साल भर से हिंसा की चपेट में है। मणिपुर में संविधान को लेकर कौन चिंतित नजर आ रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लिखा है, संविधान को मानना और उसके दिखाए रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा उत्सव है। यह हर दिन सच्चे मन से निभाने वाला फर्ज है, कोई दिखावटी सालाना जलसा नहीं। एक तरफ भाजपा संविधान को ताक पर रखकर मनमानी करना चाहती है, दूसरी तरफ दिखावा करना चाहती है। भाजपा का यह राजनीतिक दोहरापन देश और देशवासियों के लिए घातक है। जब संविधान के मान सम्मान और उसे व्यवहार में लाने के संबंध में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, संविधान का हर दिन तिरस्कार अपमान हो रहा है, ऐसे में उत्सव मनाना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। उत्सव ढोंग नहीं होना चाहिए। आज हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ही तरह तरह के विवादों के दरवाजे खुल रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण का फैसला दिया गया, मगर उसी फैसले के साथ अयोध्या में थोड़ी दूरी पर एक मस्जिद बनवाने का भी आदेश था। उसका क्या हुआ? तब कहा गया अब राम मंदिर बन गया है, अब और इस तरह के विवाद नहीं होंगे। लेकिन विवाद की जड़ें संभल में खोज ली गई और वहां अर्जी दी नहीं गई कि सर्वे के आदेश हो गए। कई लोग लिख रहे हैं यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही सर्वे का रास्ता बना दिया। क्या सांप्रदायिक उन्माद की हालत में आपको लगता है कि संविधान सुरक्षित है? जब भी उन्माद की राजनीति होती है, नफरत की राजनीति होती है, सबसे पहला हमला संविधान पर होता है, खतरा संविधान को होता है, क्योंकि केवल संविधान ही नफरत और उन्माद को रोक सकता है। इसके तहत बनाई गई व्यवस्थाएं, जिसे आप कभी न्यायपालिका कहते हैं, कभी प्रशासन कहते हैं, कभी पुलिस कहते हैं, अगर काम नहीं करेंगी, पक्षपात करेंगी, तो क्या आप संविधान लागू करके दिखा सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, स्वतंत्रता और समता पर जब भी हमला होगा उसकी रक्षा केवल बंधुता करेगी, फ्रेटर्निटी। इंसानियत और भाईचारे का दूसरा नाम है फ्रेटर्निटी, जो धर्म का ही एक दूसरा रूप है। 1948 में जब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ड्राफ्ट भेजा गया, तब डॉक्टर अंबेडकर ने एक नोट भेजा और उसमें कहा, संविधान के मूल उद्देश्यों में बदलाव क्यों किया गया है? क्योंकि समिति ने संविधान की प्रस्तावना में बंधुता को जोड़ा है, जो पहले उद्देश्य के प्रस्ताव में नहीं थी। समिति मानती है कि भारत में भाईचारा और सौहार्द की जरूरत आज सबसे ज्यादा है और संविधान के इस खास मकसद का उल्लेख प्रस्तावना में ही जोर देकर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग पहुंच गए कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया जाए। कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी और जो कहा उसका मतलब ही है, धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान के रोम रोम में मौजूद है। लेकिन इस एक बात को लेकर आप याद कीजिए, एक खेमे में झूठ के आधार पर लंबे समय तक राजनीति की गई। धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की कल्पना झूठ के आधार पर लोगों के भीतर ठेल दी गई। लेकिन क्या आज आपको संविधान से चलने वाली किसी भी व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता के प्रति आग्रह दिखाई देता है, सम्मान दिखाई देता है? इस एक शब्द को हर दिन अपमानित किया जा रहा है। संविधान के उद्देश्यों में से है समता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता। इनके बिना संविधान कहां है? क्या आप दिखा सकते हैं? अगर संविधान है तो बंधुता को भी वही होना होगा।
धर्मनिरपेक्षता को भी वही होना होगा, दिखाई देना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में कहा था, बंधुता लोकतंत्र का दूसरा नाम है। लोकतंत्र केवल सरकार के स्वरूप का नाम नहीं है, अपने साथी नागरिक को सम्मान और आदर के साथ देखने का नाम है लोकतंत्र। क्या ये हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल और आंटियां जो दिन रात अपने अपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में जहर बांट रहे हैं, क्या उन्हें पता भी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा और लोकतंत्र के लिए भाईचारा, बंधुता कितनी जरूरी है? हाउसिंग सोसाइटी के इन जहरीले अंकिलों और आंटियों से सावधान रहा कीजिए। आपके संविधान को खतरा केवल सरकार से नहीं है, सत्ता से नहीं है, पड़ोस के इन जहरीले लोगों से भी है। नमस्कार।